हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि हमारा 9th का ये सफर बहुत अच्छे से जा रहा होगा और आप सभी की लाइफ में एक बेहतरीन से मार्क्स आने का बस कुछ ही पलों का इंतजार रह गया है। कुछ समय बाद आप सभी लोगों को लगेगा कि यार हमारे 100 आउट ऑफ 100 ऐसे ही आ गई। प्यार मोहब्बत से प्यार से पढ़ते पढ़ते तो वो आएंगे कैसे, वो अच्छे से पढ़ने से आएंगे। उस अच्छी पढ़ाई को आपको जारी रखना है। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज हमारा जो टॉपिक है मेडिवल इंडिया है, द चोलास को हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे तो वन शॉट इस लेक्चर को करेंगे हम लोग। वन शॉट ये पूरा लेक्चर रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के। हिंदुस्तान का साउथ इंडिया का वो पार्ट, इंडियन पेनिनसुला, जो कि कृष्णा नदी के साउथ में है, वहां पर रहते थे द्रविडियंस। कहां पे रहते थे? हिंदुस्तान का पेनिनसुला वाला हिस्सा साउथ में रहते थे, कृष्णा नदी के साउथ में रहते थे भाई साहब द्रविडियंस। ठीक है, द्रविडियंस कौन है? जो पेनिनसुला एरिया में रहते हैं उन लोगों कहते हैं। ये कम्युनिटी है जो द्रविड़ भाषा भी बोलती है, द्रविड़ लैंग्वेज बोलती है। इनकी अपनी एक लैंग्वेज, अपना कल्चर था। ये रीजन, यहां पर 3 पावरफुल किंगडम पाई गई हैं, चेरा, चोला एंड पांड्या। सबसे ज्यादा पावरफुल जो इनमें रहा है वो चोला रहा है। ठीक है, चोला जो है बहुत पावरफुल रहा है। चोला जो एम्पायर है वो 9th सेंचुरी में आया था। दे कंट्रोल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुला पे इनका रूल रहा था। विद द हेल्प ऑफ पावरफुल नेवी, इनके पास बहुत अच्छी नेवी थी जिसकी वजह से उन्होंने सी ट्रेड भी बहुत अच्छे से किया। नॉट इवन सी ट्रेड, बल्कि अपने आसपास के श्रीलंका और मालदीव आइलैंड को कॉन्कर्ड जीता भी था। बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी चोला ने जो पल्लवा, जो कांची के जो रूलर थे, पल्लवा को हराया। और यही नहीं, पांड्यन किंगडम्स को कमजोर किया, तमिल किंगडम एनवायरमेंट, तमिल टेरिटरी को अपने अंडर कंट्रोल करके। सोर्सेस पता लगाते हैं इस डायनेस्टी के बारे में तो इंस्क्रिप्शन यानी जो लिखाई होती है पत्थरों पर, दीवारों पर। मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हिस्ट्री चोला की बताता है वो थे इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन बहुत लिखवाते थे। राज राजा फर्स्ट कंसीव द आइडिया ऑफ प्रीफिक्सिंग टू हिज इंस्क्रिप्शन द मेन अचीवमेंट ऑफ हिज रिग्न। राज राजा फर्स्ट को रियलाइज हुआ कि यार जो कुछ मैंने अचीव किया है अपने ड्यूरिंग द रिग्न में, अपने टाइम पीरियड में, अपनी जिस जर्नी में, उसको क्यों ना दीवारों पर लिखवाया जाए। वो लिखवाया गया। द एग्जाम्पल ऑफ राज राजा वॉज फॉलोड बाय हिज सक्सेसर। आने वाली जो जनरेशन थी उन्होंने भी इस चीज को फॉलो किया। कॉन्सिक्वेंटली देयर एग्जिस्ट अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ, और देखते ही देखते वहां पर एक फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ जो ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिल गया कि किस तरीके से जो है कि वो ट्रेड करते थे, किस तरीके से उनकी ट्रांजैक्शन होती थी, वो सब कुछ उन्होंने इंस्क्रिप्शन में लिखवा दिया। सो द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास आर फाउंड इन द कॉपर प्लेट में लिखा गया, स्टोन पे लिखा गया। कुछ इंस्क्रिप्शन दीवार पे भी लिखे गए, कुछ इंस्क्रिप्शन पिलर्स, मंदिर के पिलर्स पे भी लिखे गए। कॉपर प्लेट जो उनको दी जाती थी उसे कहते थे अनबिल एंड करंडी। अनबिल एंड करंडी कॉपर प्लेट होती है, जिसमें वो लिखते थे उसे अनबिल एंड करंडी कहते थे। ये जो प्लेट थी, दे आर रिटन इन द संस्कृत और तमिल भाषा में लिखा जाता था। दे रिकॉर्ड अ ग्रांट मेड टू अ टेंपल बाय द राजेंद्र चोला फर्स्ट। यहां पर वो सब ग्रांट भी लिखी गई जो मंदिरों को राजेंद्र फर्स्ट ने दी थी। कन्याकुमारी स्टोन इंस्क्रिप्शन पे जो है एक लॉन्ग लिस्ट है इन सारे राजाओं की, जो बताती है कि भैया चोला डायनेस्टी में कौन कौन थे। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन आर द रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रांट। कॉपर प्लेट्स में जो है लिखा गया कि गांव से क्या ग्रांट आती थी, जमीन आती थी, क्या अदर बेनिफिट मिलते थे इंडिविजुअल्स को और इंस्टीट्यूशन को बाय द चोलास, उनको क्या बेनिफिट देते थे, वो सब लिखा जाता था। इन्हीं प्लेटों पे ये पता चलता है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन आपको इंफॉर्मेशन देता है कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, टैक्स पॉलिसी क्या थी, लैंड रेवेन्यू कहां से आता था। दे रिकॉर्ड गिफ्ट एंड एंडोमेंट, जो उनको दान आते थे, गिफ्ट आते थे मंदिरों को, वो सब भी ब्राह्मणों मंदिरों को, वो सब यहां लिखे गए हैं। इन्हीं से हमें पता चलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मंदिर बहुत बनाते थे ये लोग, वहां पर इमेज भगवान की लगाते थे। सब इंस्क्रिप्शन ऑफ रॉयल ऑर्डर्स ऑन टैक्सेशन, कुछ इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया कैसे उन्होंने ऑर्डर दिया था टैक्स के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए, विलेज असेंबलीज को कैसे क्या प्रस्ताव, क्या रेजोल्यूशन पास होते थे, जजमेंट कैसे रिलीव होती थी, चोर को सजा कैसे दी जाती, मर्डर की सजा कैसे दी जाती, ये सारे एडमिशन के काम उनके वहां पर मिलते थे। नेक्स्ट है बृहदेश्वर टेम्पल। चोला ने बहुत सारे मंदिर बनाए, हम जानते हैं। हर मंदिर के बीच में जो है आपको गोपुरम मिलेगा। मेन जो मंदिर होता था वाज नोन एज गर्भगृह, वहां पर एक गर्भगृह होता था, यहां पर भगवान की मूर्तियां रखी जाती थी। ये जो इमेजेस थी वो स्टोन, पत्थर या ब्रोंज की बनी होती थी। यहां पर एक मंडपम भी होता था, एक ऑडियंस हॉल होता था जहां पर लोग बैठ के इकट्ठा करके पूजा कर सकते थे, प्रेयर कर सकते थे, जस्ट लाइक बरामदा टाइप होता था। मेन फीचर ऑफ चोला टेम्पल का यह था कि उनपे बड़े बड़े विमान और टावर होते थे, स्पेशियस दरबार होते थे, कोर्ट या बरामदे होते थे। बेस्ट एग्जाम्पल चोला टेम्पल का बृहदेश्वर है, जिसे हम प्यार से राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि इसे राजा ने बनवाया था, जो कि शिव मंदिर के लिए, शिव भगवान के लिए डेडिकेटेड है। ये तंजावुर में है, जिसे राजराजा फर्स्ट किंग ने
बनवाया था। मेन स्ट्रक्चर इस टेंपल का बहुत बड़े इसमें विमान है। मेन टेंपल जो इसका 1,30,000 टन ऑफ ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये बहुत बड़ा टेंपल है जो कि बेस से लेकर टॉप तक कई सारे मूर्ति और पत्थर इसमें मोल्डिंग डिजाइन बने हुए हैं। इसमें जो अंदर पूजा के गृह हैं उनमें शिव जी का एक बहुत बड़ा लिंग, एक पूरा शिवलिंग जो होता है वो बना हुआ है। नंदी की मूर्ति है। टेंपल हैड बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को की तरफ से। पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो चोला रूलर जो थे, विजयलय स्टैब्लिश चोला रूलर इन तमिल किंगडम। विजयलय ने चोल रूलर तमिल में स्टैब्लिश किया था। तंजावुर उसकी कैपिटल उन्होंने बनाई थी ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी। उनकी डेथ के बाद उनके ग्रैंडसन परंतक फर्स्ट जो वो राजा बने थे। उन्होंने जो मदुरई को जीता, पांड्या को हराया और लंका के रूलर्स को भी हराया था। 11th सेंचुरी तक आते आते चोला पावर अपनी पूरी तरीके से पूरी हाइट पर थे, पूरी पीक पर थे, जब वो उनका शासन, उनका जो ग्लोरीनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा था। राजा फर्स्ट और उनका जो बेटा था राजेंद्र चोल, दो प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं जो आपको चोल डायनेस्टी में हमेशा मशहूर याद रहेंगे। राजा फर्स्ट की बात करें, ब्रिलियंट जनरल ऑफिसर, बहुत सारे चीजों में इन्होंने काम किया था, बहुत सारे डायरेक्शन इनको मतलब इनको आता था, बहुत अच्छे काम इनको आते थे। नेक्स्ट बात करें, ही अटैक द किंगडम ऑफ द पांड्यन किंगडम पे इन्होंने अटैक किया, चेरा पे इन्होंने अटैक किया, अपने चोला डायनेस्टी को बहुत मजबूत बनाया था। राजा फर्स्ट ने अपने को डेक्कन और वेंगी इलाके को भी जीता था, डेक्कन के पार्ट को अपने में मिलाया था। ही डिड दिस इन ऑर्डर टू प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द चोला एम्पायर। और ये सब कुछ जो राजा फर्स्ट ने इसलिए जीता था ताकि वो बता सके चोला डायनेस्टी कितनी मजबूत है। इन्होंने कुछ इलाके तंजावुर के, कुछ इलाके मैसूर के, त्रावणकोर के, कूर्ग के जो है जीते थे। कर्नाटका, केरला, श्रीलंका कोस्ट, मालदीव आइलैंड, इन पर भी इन्होंने कब्जा किया था। इंडिया सेंड टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन टू द वेस्ट एशियन कंट्री। राजा फर्स्ट के टाइम पीरियड में ये सब चीजें एशियन कंट्री की तरफ जाती थी, वेस्ट एशियन कंट्री की तरफ जाती थी। सो जो लोग भारत आते थे ट्रेड करने के लिए, अरब मर्चेंट्स हु एक्सचेंज मनी फॉर गुड्स, ये पैसा देके जाते सामान के बदले। फॉरेनर जो है हिंदुस्तान इस तरीके से दौलत चोला डायनेस्टी में लेके आए थे। राजा की बात करें, इनको अच्छे से पता था कि अगर हम सी को कंट्रोल कर लेते हैं उससे हमारा कितना फायदा है। इंडियन ट्रेड में भी, इंडियन आर्मी को भी, अपना नेवी को बना पाएंगे, प्लस वर्ल्ड से भी ट्रेड कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने नेवल एक्सपीडिशन किया था, अटैक वो श्रीलंका मालदीव पे भी अटैक किया था, उनको जीता था, उनको अपने इलाकों में जीतकर अपने इलाकों में मिला लिया था। राजराजेश्वर टेंपल बनाया था जो शिव जी को अर्पित है। ऑन द वॉल्स ऑफ मंदिर इन्होंने जो अपने वर्क लिखवाए, अपने काम लिखवाए। अंडर इस रूल चोला बिकेम द सुप्रीम पावर, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा ताकतवर था। इंक्रीज इन ट्रेड बहुत ज्यादा इनके टाइम में चला था। इनफैक्ट कोरोमंडल हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द चोला मंडल, जो अब कोरोमंडल नाम पड़ा हुआ है वो चोला मंडल से निकला हुआ है। राजेंद्र चोल की बात करें, ये अपने फादर राजा फर्स्ट के बाद रूलर बने थे। इन्होंने अपने फादर की पॉलिसी को कंटिन्यू रखा था। इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरीके से अपने मिला लिया था। श्रीलंका अपने आप को आजाद नहीं कर पाया था चोला कंट्रोल से, 50 सालों तक चोला के कंट्रोल से आजाद नहीं करा पाया था। राजेंद्र कैंपेन जो बड़े डेयरिंग होते, बड़े एकदम गर्दा मचाने वाले काम करते थे। राजेंद्र चोला हिमसेल्फ खुद की आर्मी को लीड करते थे, गोदावरी तक लीड किया, कई जगहों पे लीड किया, और उसके बाद उन्होंने कई जगहों पे राजाओं को हराया भी था। चोला आर्मी डिफीटेड महिपाल जो कि किंग ऑफ बंगाल थे, बंगाल को जीता। अपनी इस जीत को, जश्न को बनाने के लिए उन्होंने अपने को एक टाइटल दिया था गंगाई कोंडा, गंगा के उस तरफ वाले इलाके को पूरा जीत के लेके आए और अपनी नई राजधानी बनाई थी गंगाई कोंडा चोलपुरम, चोलों की राजधानी, जो कि तमिलनाडु जो है नई राजधानी इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जो अभी प्रेजेंट में है। इनका सबसे डेयरिंग कैंपेन था साउथ ईस्ट एशिया के लिए। कई सदियों तक इंडियन मर्चेंट जो ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग पार्टों से हिंदुस्तान आते रहे थे, इनके टाइम पीरियड में भी आए हैं। एज द मर्चेंट ऑफ श्री विजय बिगिन क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द इंडियन मर्चेंट अपील टू राजेंद्र चोला फॉर हेल्प। जब ये लोग व्यापारी लोग ट्रेड करते थे तो एक राजा हुआ करते थे श्री विजय नाम के, मर्चेंट्स ऑफ श्री विजय नहीं, मतलब श्री विजय नहीं, किंगडम ऑफ श्री विजय के जो इलाके के जो राजा लोग थे वो लोग प्रॉब्लम कर रहे थे। तो वहां के व्यापारी जो है आते हैं, किसके पास आते हैं, इंडियन मर्चेंट जो है आते हैं किसके पास, राजेंद्र चोला के पास, कि हमें हमारी हेल्प कीजिए। तो राजेंद्र चोल जो उनकी बात सुनते हैं वो अपनी बड़ी आर्मी को उनके पास भेजते हैं, श्री विजय किंग को जो डिफीट करते हैं। एज ए रिजल्ट श्री विजय के जो मर्चेंट थे बहुत खुश होते हैं और ट्रेड सही से चलता है। उन्होंने एक मैग्निफिट, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर, बहुत सारे बड़े बड़े जो पैलेसेस बनवाए हैं गंगाई कोंडा चोलपुरम तमिलनाडु की तरफ बनवाए हैं। चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो किंग जो होता था मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन होता था, उनके साथ कुछ मंत्री परिषद भी होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे। किंग जो है ज्यादातर टूर्स पे निकलता था देखने के लिए कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन सही चल रहा है नहीं चल रहा है, चेक करने जाते थे। राजकुमार भी एक्टिवली इंप्लॉयड थे युद्ध और लड़ाई में, शांति में। सेंट्रल गवर्नमेंट हर तरीके के डिफेंस को, पीस को, जनरल प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को, कल्चर को, सबको देखती थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो चोला पावर जो है कई सारे मंडपम में डिवाइड थी, मंडपम यानी प्रोविंशियल में डिवाइड थी, मंडलम्स में। दीज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू वलनाडु एंड नाडु में डिवाइड थी। प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली वर अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस, यानी इनका जो गवर्नर होता था, वो कौन होता था, प्रिंसेस होते थे। कौन होते थे, प्रिंसेस होते थे। कौन होते थे, प्रिंसेस होते थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो चोला बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में विश्वास रखते थे। गांव में इन्होंने 3 टाइप की विलेज असेंबली बनाई थी, उर, सभा एंड नागरम।
और सभा एंड नागरम। यहां पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि कैसे विलेज के टेंपलों को दान दिया गया, कैसे और सभा जो है काम करते थे, कैसे लोग काम चलता था। और जो थी वो कॉमन टाइप असेंबली थी, आम लोगों की, गांव की। सभा जो है एक्सक्लूसिव ब्राह्मण असेंबली थी, जिसमें गांव के ब्राह्मण आते थे। द नागरम वाज एन असेंबली ऑफ मर्चेंट। नागरम भी उस समय का असेंबली हुआ करती, जो मर्चेंट की थी, जो लोकल व्यापारियों से थी, जो व्यापारी बहुत अच्छे थे, डोमिनेंट पोजीशन वाले। विलेजर्स हु ओन लैंड वर चूजन बाय वोट टू द काउंसिल। जिनका जमीन होती थी उन्हें काउंसिल में वोट के लिए बुलाया जाता था। लाइफ एंड द वर्क ऑफ विलेजेस वर डिस्कस इन काउंसिल। इस काउंसिल में गांव के लोगों की जिंदगी के लिए ऊपर चर्चा की जाती थी। दिस वाज ए सोर्स ऑफ पॉपुलर स्ट्रेंथ बिकॉज इट यूनाइटेड द पीपल। तो जो गांव की विलेज असेंबली जो दिख रहे हैं और जो दिख रहे हैं वो बहुत बेसिकली लोगों को स्ट्रेंथ कर रही थी। क्यों? लोग मिलते थे, बैठ के बातचीत करते थे। ऑल अफेयर्स कंसर्निंग द गांव से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, चाहे टैक्स लेना हो, कोई सेटलमेंट करना हो, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया, वो कमिटी द्वारा सॉल्व किया जाता था। टेंपल इन द चोला किंगडम वाज द सेंटर ऑफ सोशल एक्टिविटी। टेंपलों पे बहुत जोर दिया गया है। ये केवल पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि ऐसी जगह थी जहां पे लोग इकट्ठा होकर आपस में बातचीत करते थे। कुछ टेंपल में जो बहुत बहुत जमीनें बहुत ओवरसीज ट्रेडों के लिए जानी गई हैं। द लैंड डोनेटेड टू द टेंपल वर नोन एज द देवदाय। देवदाय क्या होता है? देवदाय या देवदान, देवों के लिए दान, भगवान के लिए दान, मंदिर। इन सब केसेस इंस्टेड ऑफ गिविंग लैंड टू टेंपल्स, कुछ जगह पे जहां जमीन नहीं दी गई तो वहां पे कुछ गांव से जो असाइन करते हैं कि आप आने वाला रेवेन्यू जो इस गांव के लिए टेंपल बनाने के लिए देंगे गांव के लोग। टेंपल्स वर आल्सो द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स। टेंपल में बहुत ज्यादा लोग काम करते थे, बहुत ज्यादा लोगों का जीवन यापन चलता था, लाइवलीहुड चलता था। टेंपल्स यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ वर्कर, क्योंकि टेंपल में क्या, जैसे गुरुद्वारे में खाना चलता है, यहां पर भी खाना पीना, दवाई, हॉस्टल फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटी चलती थी। टेंपल में पढ़ाया भी जाता था, पुजारी यहां पे पढ़ाते थे। स्कूल जो होते थे टेंपल के बरामदे में होते थे। स्टूडेंट अपने लेसन जो है संस्कृत और तमिल भाषा में सीखते थे, क्योंकि गंगाईकोंडा चोलपुरम चल रहा है। रेवेन्यू की बात करें, चोला किंगडम में रेवेन्यू जो वो दो जगह से देखा है। टैक्स जो जमीन पे लगाते थे वो जमीन से आने वाला टैक्स और ट्रेड से आने वाला टैक्स। जमीन पे मतलब वो पूरा टैक्स और टैक्स ऑन ट्रेड। पार्ट ऑफ द रेवेन्यू राजा के लिए रखा जाता था, बाकी का जो पास्ट है वो रोड, सड़क, बिजली, पानी, आर्मी, हॉस्पिटल, इन सब में खर्च किया जाता था। टैक्सेस ऑन लैंड वर कंट्रोल बाय द ऑफिशियल, विलेज काउंसिल से जो कंट्रोल करते थे। चोला आर्ट की बात करें, चोला रूलर जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी रहे हैं, उन्हें आर्ट और कला बहुत पसंद थी, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे टेंपल्स, कैनल्स, रोड, सिटी, प्लेसेस ये सब बनवाए, पहले से बनवाए हैं। मोस्ट ऑफ द चोला टेंपल वर बिल्ट इन द द्रविडियन स्टाइल। वो जो साउथ इंडिया के मंदिर होते हैं टिपिकल वैसे वाले। आर्ट ऑफ मेकिंग स्टोन, पत्थर से मूर्तियां बनाना, मेटल इमेजेस बनाना, ये बहुत ज्यादा उनके कार्यकाल में, उनके टाइम पीरियड में डेवलप रहा है। चोलाज एक्सेल्ड इन मेकिंग इमेजेस बनाने में, भगवान की बहुत माहिर थे, वो बहुत ही एक्सेल थे। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा, नटराज मूर्ति आपने देखी होगी, ये इनके दरबार में बनी थी। इमेज ऑफ नटराजा हैज बीन डिस्क्राइब द कल्चरल एपिटोम, निशानी है चोल पीरियड की ये वाली। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत छोटा बनाया है चोला किंगडम का भाई साहब, ज्यादा बड़ा नहीं देखता। 15 मिनट भी पढ़ा लूं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रफ्तार की जो बात है भाई साहब, मैं टाइम सेव करने विश्वास रखता हूं। चीजें ना समझ में आए तब एक बात होती है, चीजें समझ में आए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।